में एक्यूआई पहुंचा 533 पर, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। किलोई गांव में किसानों ने सभी बीजेपी नेताओं को किया रिहा। काफी मान मनोबल के बाद किसानों ने नेताओं को छोड़ा, हालात पूरी तरीके से सामान्य। हरियाणा में कोरोना के 7 नए मामले आए सामने। कोरोना से नहीं हुई किसी की मौत। राज्य में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 84। कुरुक्षेत्र में शाहबाद हाईवे पर पेड़ से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत। क्रेन की मदद से शवों को निकाला गया बाहर। प्रदेश में आग ने मचवाया तांडव। अंबाला में मोबाइल दुकान, कुरुक्षेत्र में साउंड सिस्टम के गोदाम, पंचकुला में शोरूम और पानीपत में धागा मिल में लगी आग। T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी जीत, 39 गेंदों में स्कॉटलैंड को 8 विकेट से दी मात। सेमीफाइनल की आस अभी भी बाकी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आज का अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज के अखबार में आज हम आपको बताएंगे उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनको अखबारों के पन्नों पर जगह मिली है। साथ ही विश्लेषण करेंगे अखबारों में छपी उन खबरों का जो आपकी भागती दौड़ती और थमी दुनिया में आपके लिए जरूरी है और जिन खबरों का सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है और आपके वो खबर काम की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं आज के अखबार। आज के अखबार में हम आपको वो तमाम खबरों के बारे में बताएंगे जिन्हें अखबार के पन्नों में जगह मिली है। सुर्खियों पर चर्चा करेंगे, विस्तार से उन खबरों के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और खबरों का सफर थमेगा नहीं, लगातार ये सफर जारी रहेगा। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आप काम करते करते खबरों की दुनिया से रूबरू हो जाएं कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आपको समय नहीं मिल पाता कि आप अखबार पढ़ पाएं। इसलिए हम सिर्फ आपकी वजह से ये खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं ताकि आप हर एक खबर से रूबरू हो जाएं और उस खबर को जान जाएं जो आपसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली। आपको बताते चले, सबसे पहले बात करते हैं एक अहम खबर की, जहां पर किसानों ने बीजेपी नेताओं को बंधक बना लिया। करीब 8 घंटे तक किसानों ने बीजेपी नेताओं को बंधक बनाकर रखा किलोई के शिव मंदिर में। और हमारे साथ आज 2 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा और करनाल से दीपक कंबोज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जो तरीके से कल किसानों ने 28 बीजेपी नेताओं को बंधक बना लिया, लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो आंदोलन चल रहा है, कृषि कानून का जो विरोध किया जा रहा है, उसे शांतिपूर्वक विरोध किया जाएगा, लेकिन ये कैसा विरोध है? लगातार उग्र होते चले जा रहे हैं किसान। 8 घंटे तक बंधक बना करके रखा जाता है। बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले हर खबर हरियाणा का आभार की ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह जिन्हें अखबार पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन सारी गतिविधियों से आप सुबह ही उन्हें अवगत करा रहे हैं। और बहुत ही अहम खबर रही है जिस तरह से किलोई में बंधक बनाया गया भाजपा नेताओं को, क्योंकि हर जगह इसकी निंदा की जा रही है। क्योंकि देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन बात कहने का तरीका और सलीका होना चाहिए। जिस तरह से एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे
थे, तमाम नेता पीएम मोदी के संबोधन को सुनने पहुंचे थे और उसके बाद किसानों ने जो रवैया उनके प्रति अपनाया, निश्चित तौर पर उसको सही नहीं करार दिया जा सकता। और जो हठधर्मिता एक यहाँ पर जो मेरा एक नजरिया रहा है कि देखी गई है कि किसानों जो लोग वहां पर बंधक बनाने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि माफी मांगे भाजपा नेता। तो ऐसे में उन लोगों को समझना चाहिए कि प्रदर्शन का, धरने देने का, किसी को बंधक बनाने का क्या औचित्य है। आप मांग कर रहे हैं अपनी, और वो मांग जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसका शांतिपूर्वक तरीके से यदि वो करते तो शायद उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा होता है। इस तरह का एक जो संदेश जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो, क्योंकि किसान धरने पर बैठे हैं, पूरे देश में ये चर्चा है, विदेशों में भी ये चर्चा है, तो ऐसे में एक किसानों की छवि को बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है, जिसे किसान नेताओं को समझने की जरूरत है। एक जो सॉफ्ट कॉर्नर किसानों के प्रति रहता था, तो वो अब धूमिल होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी भी आहत है। ये केवल भाजपा नेताओं की बात नहीं है, भाजपा नेताओं को मंदिर में बंधक बनाया गया, लेकिन जो लोग किसानों के जाम के कारण सड़कों पर एक तरह से बंधक बनकर रह जाते हैं, उन्हें वो अपने गंतव्य तक समय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में अब आम लोग बहुत ज्यादा इस आंदोलन को लेकर परेशान हो चुके हैं, और निश्चित तौर पर सृष्टि, इस तरह का जो धरना प्रदर्शन या बंधक बनाने का काम है, इसको कोई भी वर्ग, कोई भी पक्ष स्वीकृति नहीं देता। और यदि इसमें विपक्षी दलों के पीछे कोई हाथ है इनका, तो उनको भी ये समझने की जरूरत है कि इस तरह के क्रियाकलापों से कभी भी वोट बैंक नहीं बढ़ता है, बल्कि आम आदमी अब बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है और वो समझता है कि जो किसान है उसका एक व्यवहार क्या है, उसकी एक कार्यशैली क्या है। तो ऐसे में किसान भाजपा नेताओं से ये कहना कि माफी मांगे उसके बाद वे उन्हें रिहा करेंगे, तो निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल इस आंदोलन पर खड़े करता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो एक अलग परंपरा के लिए जाना जाता है, न केवल अलग अलग संस्कृतियों के लिए, बल्कि जो एक नेचर रहा है भारत देश के नागरिकों का, बहुत सॉफ्ट नेचर माना जाता है। तो ऐसे में जब अपने ही देश में अपने ही नेताओं को, और किसान जो रीढ़ कहा जाता है, उनके नाम पर यदि कहा जाता है कि बंधक बनाया जाता है, तो बहुत बड़ी छवि को धक्का पहुंचता है विदेशों में भी। तो जरूर जो लोग इस तरह के कामों में शामिल हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि देश सबसे पहले है। अपना ईगो, अपना स्वाभिमान छोड़कर कम से कम देश की छवि को प्रभावित न होने दें। और वो उस वक्त जब पीएम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि और मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे, तो निश्चित तौर पर इसको निंदनीय कहा जा सकता है। और यही कारण है कि चहुओर इसकी निंदा हो रही है, और सभी लोग एक स्वर में ये कह रहे हैं कि विरोध करना जरूर चाहिए, लेकिन विरोध का तरीका जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है साख इससे, न केवल किसानों की बल्कि अपने देश की छवि को भी धूमिल होने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने आप को देशवासी कहते हैं, तो हमारे लिए देश धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन में कुछ लोग जो है वो ये चीजें भूल बैठे हैं। बिल्कुल पूछा, सही कहा बिल्कुल आपने। हर विरोध करने का तरीका होता है कि आप किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। जब सबसे पहले आंदोलन शुरू हुआ तो यही बात सामने आई थी कि हम शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करेंगे, लेकिन तमाम ऐसी चीजें सामने आई। ये कोई पहला मामला नहीं था, इस तरीके की लगातार चीजें सामने आती चली जा रही हैं, और इस तरीके से विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर शांतिपूर्वक तरीके से आप विरोध कर सकते हैं और कई बार सरकार और किसानों की बातचीत भी हुई, ऐसा नहीं है कि इस मामले को सुलझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा, लगातार इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। दीपक, आपके पास मैं आना चाहूंगी। नारनौल में भी सांसद जागरण का विरोध किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, जिसके बाद किसानों पर मामला दर्ज हो गया है। तो इस तरीके की लगातार खबरें सामने आती चली जा रही हैं। किस तरीके से ये किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे कई प्रभाव पड़ रहा है, बुरा असर देखने को मिल रहा है, लोगों के मन में तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कैसा विरोध है आखिरकार? ये मैडम, जब से कृषि कानून आए हैं, इनको लेकर के किसान शुरू से ही अपना विरोध जता रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इन कानूनों के आने से मंडियां समाप्त हो जाएगी और उनका कृषि व्यवसाय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा जी। उनको कई विपक्षीय पार्टियां भी इस कानूनों को मतलब लेकर के अपना विपक्षीय दाव खेल रही हैं ताकि सरकार को घेरा जा सके। और दूसरी तरफ मैं सरकार की अगर बात करूं तो सरकार की तरफ से भी कई दौर की बातचीत की जा सकी है किसानों के साथ।
मगर आज तक कोई सफल रास्ता नहीं निकल पाया है, जिस कारण से किसान साफ तौर से उनका विरोध जता रहे हैं, कार्यक्रमों में उनका विरोध जता रहे हैं। उनको किसी भी तरीके से मतलब विरोध, हर तरह से विरोध जता के उनको कार्यक्रमों को रोका जा रहा है। हर नेताओं का किसान की तरफ से विरोध किया जा रहा है, किसी कार्यक्रमों को नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरीके से मैडम ये लंबा बहुत चल चुका है। अगर सरकार भी इस पर एक्शन ले या बातचीत से इसका समाधान करे, क्योंकि इसमें आम पब्लिक भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। बिल्कुल, रास्ते बहुत दिन से रास्ते बंद पड़े हैं। किसी को दिल्ली जाना है, गुरुग्राम जाना है, तो वो बहुत लंबे रास्ते से घूम के जाना पड़ता है। मगर सरकार की तरफ से ना तो कोई इस पर ठोस कार्रवाई की जा रही है, ना ही बातचीत से इसका मसला समाधान किया जा रहा है। जी बिल्कुल। पूजो जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। लगातार हमने सबसे पहली खबर पर बात करी, जिस तरीके से किसान अब उग्र होते चले जा रहे हैं, एक अजीबोगरीब तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया है। जहां पर इन्हें भनक लगती है कि बीजेपी के नेता गए हैं, वहां पर ये पहुंच जाते हैं और उन्हें किस तरीके से कभी बंधक बना लिया जाता है, कभी उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तमाम तरीके की खबरें सामने आती हैं और कोई पहला मामला नहीं था। इस पर हमने चर्चा की क्योंकि काफी अहम खबर थी, जिस तरीके से किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई पूजा एक और खबर सामने आई है, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कह दिया है कि अगर सरकार 5 साल तक चल सकती है तो हमारा आंदोलन भी 5 साल तक चल सकता है। बिल्कुल, आप 5 साल करिए आंदोलन, कितने साल भी करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहिए ताकि किसी भी और इंसान को परेशानी ना हो, जिस तरीके से उग्र होता चला जा रहा है आंदोलन। बिल्कुल सृष्टि, देखिए इसमें जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, जिस तरह से भाजपा नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं, विधायकों पर हमले किए जाते हैं, गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं, निश्चित तौर पर कोई इसे सही नहीं करार देगा जो निष्पक्ष तरीके से इस किसान आंदोलन को देख रहा है। लेकिन मुझे एक पत्रकार के तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं जब इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सरकार का जो खुफिया तंत्र है उसको और अधिक सुदृढ़ होने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, अगर हम किलोई की बात करें या हांसी की बात करें, इतनी बड़ी संख्या में वहां पर भाजपा के नेता थे या सांसद का दौरा था, तो ऐसे में खुफिया तंत्र को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरह का माहौल चल रहा है तो वहां पर किस तरह से जो लोग हैं, किसान हैं, उनकी रणनीति पर जरूर नजर बनाई रखनी चाहिए, क्योंकि ये केवल उनकी सुरक्षा का मामला नहीं है। यदि कोई और असामाजिक तत्व इस तरह से किसी पर भी कोई हमला करते हैं जब कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो उसको लेकर भी एक ठोस रणनीति मुझे लगता है कि खुफिया तंत्र की बननी चाहिए। और निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि आम लोग बहुत बेहाल हो गए हैं, और राकेश टिकैत ने देखिए हर खबर हरियाणा के मंच पर भी जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी थी किसान आंदोलन को देखकर, एक हट धर्मिता नजर आ रही थी और उसमें कहीं ये नजर नहीं आ रहा था कि वो किसी किसान आंदोलन को लेकर एक निचोड़ पर पहुंचे हैं। एक जिद्दी बच्चे की तरह वो लगातार ये कहे जा रहे थे कि कानून वापस ले लो, कानून वापस ले लो। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने ये कानून पास किया था और उसके बाद कोर्ट ने भी दखल किया है, तो ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से, चाहे सरकार की बात करें या किसानों की बात करें, एक एक पहलू पर सोचने की जरूरत है। और हट धर्मिता यदि रखेंगे तो निश्चित तौर पर इसका न 5 सालों में कोई असर नजर आएगा, न कोई समाधान निकलेगा। डायलॉग से समाधान संभव है, लेकिन डायलॉग के लिए भी थोड़ा बहुत धैर्य रखने की जरूरत है। जो कम से कम जो किसान नेता राकेश टिकैत जो है जिस तरह से बातचीत करते हैं, अपनी बात कहते हैं, सीधे बड़े उग्र हो जाते हैं, तो वो धैर्य कहीं ना कहीं नजर नहीं आता। और जब कोई आंदोलन धैर्य खो देता है, जिस तरह से अपना वो एग्रेशन दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर सृष्टि इसे समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। देखिए उद्योग जगत बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और हर खबर के मंच पर भी जो उद्योगपति थे उन्होंने इस बात को रखा था कि कितने परेशान हो रहे हैं, उनकी वो टीस, वो दर्द नजर आ रहा था कि एक आंदोलन की वजह से उनका औद्योगिक ढांचा जो है गड़बड़ा गया है। किसान बहुत महत्वपूर्ण पहलू है देश के लिए, लेकिन उद्योग भी उतना ही जरूरी है। तो ऐसे में एक पक्ष दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाए तो ये भी सही नहीं है। तो जरूर किसानों को, जो वास्तविक किसान है, जरूर सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो वास्तविक किसान है वो
इस बात को समझते भी होंगे, लेकिन जो लोग इस तरह से एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से एक अराजकता बनी हुई है किसान आंदोलन को लेकर, स्थिति ये है कि आज कोई बच्चा जो है एग्जाम देने जाता है तो माँ बाप उसको उस रूट पे भेजने से डरते हैं कि कहीं किसान उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। तो निश्चित तौर पर ये जो माहौल पैदा हो रहा है अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है कि सुरक्षा को लेकर अब भारत देश जो है, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, जब भाजपा के विधायक, नेता, सांसद सुरक्षित नहीं है तो किस तरह से कहा जा सकता है कि एक आम आदमी सुरक्षित है। तो सब जगह भय का माहौल है। जब लोग उस रूट पे जाते हैं तो एक पत्रकार होने के नाते हमसे भी संपर्क करते हैं कि क्या वहां जाना उनके लिए सेफ होगा। तो ये एक सवाल मन में आना बहुत अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। सरकार को भी इस मामले में गंभीरता से, क्योंकि अब वो समय निकल चुका है जिस तरह से अब आम लोग आहत है कि एक सकारात्मक तरीके से उसको बहुत कोशिश की गई है लेने के लिए, लेकिन यदि सरेआम किसी को बंधक बनाया जाएगा, किसी की गाड़ी पर हमला किया जाएगा तो वही एक्शन लेना चाहिए जो एक आम आदमी अगर किसी की गाड़ी पर हमला करता है या किसी तरह का उपद्रव करता है तो उसके खिलाफ लिया जाता है। क्योंकि यदि ऐसा सरकार सख्ती से नहीं निपटेगी तो निश्चित तौर पर जो बाकी लोग हैं उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद होंगे, जो कि देश के लिए, हरियाणा के लिए या बाकी जो राज्य हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल जी, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो आपको शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना चाहिए, और अगर किसी से अपनी बात मनवानी है तो कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है और आपको समझाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों चीजें लागू होती हैं कि एक तरफ समझने की जरूरत है, किसी ना किसी को तो समझना ही पड़ेगा। इस तरीके से उग्र हो करके हल नहीं निकलता। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। पूछा तो जिस तरीके से पटाखों की जो आवाज थी उसके नीचे जो सरकार के आदेश थे वो दब गए हैं। प्रदूषण बढ़ चुका है दिवाली के बाद से, जहां पर लगातार बैन था पटाखे छुड़ाना, पटाखे बेचना, उसके बाद भी लगातार पटाखे जलाए गए। प्रशासन ने कहा था कि लगातार वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, जहां पर भी पटाखे जलाए जाएंगे वहां पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जमकर पटाखों की खरीदारी की जाती है। और आज स्थिति हमारे सामने है, सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, एक्यूआई लेवल बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली एनसीआर का। बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये बहुत गंभीर विषय है कि एक तरफ हम 21वीं सेंचुरी में हैं, हम कहते हैं कि हम जागरूक नागरिक हैं और हमारी जागरूकता इस कदर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, एनजीटी लगातार जो है इस बात को लेकर चेताती रहती है और हरियाणा सरकार ने भी संज्ञान लिया कि जिस तेजी के साथ प्रदूषण बढ़ रहा है तो ऐसे में पटाखों की बिक्री, खरीदारी और उसको चलाने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। हरियाणा के 14 जिले खासकर इसमें शामिल थे और दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से दिवाली के बाद स्मोक की चादर लगभग हर बार पिछले कुछ समय से देखी जा सकती है, तो ऐसे में बहुत सख्ती की बात कही जा रही थी। और जो स्थानीय पुलिस कमिश्नर थे किसी भी जिले के, तो वहां पर भी इस बात को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे कि इस मामले में किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई। लेकिन देखिए लोग उस चेतावनी को लेकर कितने गंभीर नजर आए कि दिवाली के अगले दिन विजिबिलिटी लगभग सब जगह पर 100 मीटर से भी कम रह गई थी। यहाँ तक की स्थिति ये थी कि लोग सुबह जो जॉगिंग के लिए जा रहे थे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। और फरीदाबाद, गुड़गांव की बात करें, बल्लभगढ़ की बात करें और कुछ जींद की बात करें तो वहां पर स्थिति इतनी खराब है कि बच्चे, बुजुर्ग और खासकर जो लोग जिनको जो अस्थमैटिक है या उन्हें सांस लेने में दिक्कत की परेशानी है वो कल से ही जो है डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। दिवाली वाले दिन जिस तरह से लोगों ने मखौल उड़ाया, इन नियमों का सख्ती से निपटने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए हम अभी सांस नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरह से खुली हवा में सांस ले पाएगी, ये हमें सोचने की जरूरत है। क्योंकि देश हमारा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो ऐसे में बहुत ही गंभीर विषय है कि लोग अपनी पीढ़ियों को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी सेहत को लेकर जागरूक नहीं है। और उससे भी ज्यादा दुखद बात सृष्टि ये है कि हम कोरोना की दूसरी वेव में जब सांसों पर संकट गहरा आया था तो उस वक्त हमें कीमत पता थी कि कितना मुश्किल होता है सरवाइव करना जब परेशानी, विपदा बहुत बड़ी आ जाती है। और अभी हम
कोरोना से काफी हद तक जो है संभल चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा रिस्क मुझे लगता है कि लोगों ने लिया है, दिल्ली एनसीआर के लोगों ने, कि चंद मिनटों की, चंद घंटों की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सेहत दांव पर लगा दी। क्योंकि जो लोग डेंगू से ग्रसित नहीं है, मलेरिया से ग्रसित नहीं है, वायरल जिनको नहीं हुआ है, वो लोग भी गले की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनकी आंखों में जलन हो रही है। इसके अलावा जो आबो हवा जिस तरह से जहरीली कर दी गई है, बहुत बड़ी अपने आप में प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। हालांकि मौसम विभाग की माने तो 3 दिन 6 से 8 नवंबर तक कुछ हवा चल सकती है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये राहत स्थायी होगी। और अगर मौसम विभाग का ये प्रेडिक्शन अगर गलत निकलता है तो शायद लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आने वाले समय में आपके लिए सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। हर चीज का ठीकरा सरकार और प्रशासन और अधिकारियों पर फोड़ने से बात नहीं बनेगी। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। और जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से। और एक जानकारी आपको मैं दे देती हूं, देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित 20 शहरों में हरियाणा के 11 शहर शामिल हो गए हैं। ये काफी खतरनाक बात है और परेशानी वाली भी बात है, चिंता वाली भी बात है। तो लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। अब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। पूजा जी आपका और दीपक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आज के अखबार में हमने बात करी उन खबरों के बारे में जिन्हें अखबार के पन्नों में जगह मिली है। लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या है अखबार में खबरों के मायने, क्यों बनी ये सुर्खियां? करेंगे मंथन, होगी पड़ताल, हम लेंगे खबरों की खबर। देखिए आज का अखबार हर सुबह 8 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर।